पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर 1 जो कि 26 अगस्त को आया था, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो जल्दी से ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं एक बारी थम्स अप कर दीजिए। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 26 अगस्त का ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन का सिलेबस, क्वेश्चन का पैटर्न यही से ही आपको कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 26 अगस्त 2024 का ये क्वेश्चन जो कि यूजीसी नेट जून री एग्जाम में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि लेट हो गया है ऑलरेडी, बट क्योंकि क्वेश्चन दिखाने जरूरी थे इसलिए यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन दिखाते भी जाएंगे, सॉल्यूशन भी दिखाते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि 5 पंप हैं वर्किंग इन 18 आवर्स अ डे, एम्प्टी अ टैंक इन 12 डेज। यानी 5 पंप प्रतिदिन 18 घंटे काम करके एक टैंक को 12 दिनों में खाली कर देते हैं। आपस में इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 18 घंटे में 12 दिनों में खाली कर देते हैं एक टैंक को। फिर एक टैंक को 9 दिन में खाली करने के लिए 6 पंपों को कितने घंटे काम करना पड़ेगा। अब 9 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर निकलेगा जरा ध्यान से देखिएगा। पहली संख्या हमें जो ऊपर का स्टेटमेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लीजिए पुरुष की संख्या हो, अगर वो भी लिखी हो, कभी कभी महिला पुरुष लिखा होता है या बच्चे लिखे होते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए मैथ्स का ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले का जो ऊपर का स्टेटमेंट है उसको मल्टीप्लाई आपस में करना है। फिर दूसरी जो स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कितने घंटे काम किया, तो हमें घंटे नहीं पता, आवर नहीं पता, तो आपस में 9 और 6 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। एच की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू निकालेंगे। तो सही आंसर क्या निकलेगा, 20 घंटा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा, ये हिंदी में है क्वेश्चन क्योंकि इंग्लिश वाला वर्जन में कर नहीं पाई ये वाला। तो एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि एक पोत में द्रव्यमान होता है अतः पोत के सभी भागों में भी द्रव्यमान होगा। कौन सा कथन ऊपर दी गई प्रतिगिप्ति के विषय में सही है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें विभक्ति दोष है, अनेकार्थकता दोष है, अविचारी सामान्यीकरण है या गैर तर्क दोषपूर्ण कथन है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए, सही आंसर है गैर तर्क दोषपूर्ण कथन है। एक पोत में द्रव्यमान होता है अतः पोत के सभी भागों में भी द्रव्यमान होता है, दिए गए कथन में गैर तर्क दोषपूर्ण कथन है। गैर तर्क दोषपूर्ण कथन तर्क या तर्क की प्रक्रिया पर आधारित या उसमें उत्पन्न नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 एक क्वेश्चन है आप सभी के सामने, और क्वेश्चन ये कि 3R का क्या मतलब होता है। 3R का क्या मतलब है, किसमें, आपके वेस्ट मैनेजमेंट में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में इस 3R का क्या मतलब है। अब उसमें क्या चीज है कि कौन सी चीज शामिल नहीं की गई है। ब्लड रिलेशन वाला भी दिया, अभी मैं दिखा रही हूं किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर बी रिकवर, जबकि रिड्यूस करना, किसी चीज को कम करना, किसकी बात हो रही है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 का ये विषय भी है, यानी जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था, क्लीननेस सर्वे हुआ था 2024 का, उसका ये विषय भी है। क्वेश्चन नंबर 4, UNFCCC यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से संबंधित अभय समय की जो रूपरेखा है किस बैठक का प्रतिफल था। अब ये निधि इंग्लिश में भी मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हिंदी वर्जन में इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाई हूँ जल्दी में, तो अभी आगे के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिखने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर सी रियो शिखर सम्मेलन। UNFCCC रियो शिखर सम्मेलन बैठक का प्रतिफल माना जाता है। रियो सम्मेलन कहाँ हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है इनमें से कौन सा तार्किक रूप से समतुल्य है, यानी कि जो सेम लग रहा है। अभी आगे के क्वेश्चन में आपको दिखा दूंगी, जो अवेलेबल हो पाया है वो मैं आपको कर रही हूँ, ठीक है।
सभी गैर वृक्ष गैर पशु हैं, कोई भी पशु वृक्ष नहीं है, कोई भी पशु वृक्ष नहीं, यानी देख सकते हैं इसके समतुल्य यानी इक्विवेलेंट की बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर वेन डायग्राम से भी निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, बी एंड डी दोनों। कोई भी पशु वृक्ष नहीं है और कोई भी वृक्ष पशु नहीं है, दोनों ही डिफरेंट जोन में चले गए हैं। तो दोनों ही ये जो दो स्टेटमेंट हैं बी एंड डी, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, इक्वलेंट हैं, यानी समान, दोनों समान हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6। क्वेश्चन है कि इन मेडिकल रिसर्च व्हाट इज अ कंपैरिजन ग्रुप कॉल्ड एट रिसीव व्हाट अपीयर्स टू बी अ ट्रीटमेंट बट इन फैक्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इट, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, प्लेसबो ग्रुप या डिपेंडेंट ग्रुप। ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेसबो ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा शोध के संदर्भ में तुलनात्मक समूह प्लेसबो समूह कहा जाता है। प्लेसबो समूह वो प्राप्त करता है जो उपचार प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में उस पर उपचार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सी आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन से कथन उपविपरीत प्रतिगिप्तियों के बारे में सही है। सब कॉन्ट्रेरी के बारे में कौन सा सही है, सब कॉन्ट्रेरी। सब कॉन्ट्रेरी संबंध किसके किसके बीच होता है, जब हम क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बनाते हैं तो उपविपरीत संबंध होता है आई और ओ के बीच में। अब ये दोनों कैसे हो सकते हैं, दोनों एक सेम टाइम पर दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन दोनों सेम टाइम पर क्या नहीं हो सकते हैं, गलत नहीं हो सकते हैं। या तो ये सही होगा या ये सही होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर क्या होगा, 7 है वैसे तो। सब कॉन्ट्रेरी के बारे में, सब कॉन्ट्रेरी क्या हो सकता है, अगर एक सही है तो दूसरा गलत होना चाहिए, उपविपरीत एक सही है तो दूसरा गलत होना चाहिए, वो दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। दूसरा गलत होना चाहिए जरूरी नहीं है, अगर एक गलत है तो दूसरा सही होना चाहिए और वे दोनों सही हो सकते हैं। सी और डी वे दोनों गलत नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है, ये भी इसको सही करना पड़ेगा भाई। सब कॉन्ट्रेरी का मतलब है कि वो दोनों एक साथ वो दोनों गलत नहीं हो सकते हैं। दे बोथ कैन नॉट बी रॉन्ग, सही हो सकते हैं गलत नहीं हो सकते। अगर एक गलत है तो दूसरा सही होना चाहिए और दोनों सही हो सकते हैं। सब कॉन्ट्रेरी, क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर बी सी डी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था भाई, 6 था ये, 7 ये क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, किस शास्त्रीय भारतीय दर्शन शास्त्र की विचारधारा में परमाणुवाद का प्रतिपादन किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अद्वैत बोध सांख्य। सही आंसर इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर है बी, वैशेषिक। In Indian philosophy, atomism was propounded in the वैशेषिक school. वैशेषिक philosophy is a part of a Indian सत दर्शन और इसके फाउंडर कौन है, ऋषि कनाद। इसके फाउंडर कौन है, ऋषि कनाद इसके फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ते जाओ सॉल्व करते जाओ, देखो किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये वैशेषिक वाला आप लोगों को आंसर आता था, ठीक है। अब एक टाइफाइड की बात है, टाइफाइड जनरली हम लोगों को सुनने में आ जाता है कि टाइफाइड क्या है, किससे होने वाला है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बताइए क्या होगा। टाइफाइड किससे होता है, जनरली ये बीमारियां चलती रहती हैं टाइफाइड से रिलेटेड। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का वैशेषिक वाला आता था, यानी कि हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो एग्जाम में पढ़े हुए आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 सही आंसर है सी, बैक्टीरिया। जल जनित है, पानी से होने वाला रोग है और ये जीवाणु द्वारा संदूषित होता है। क्वेश्चन नंबर 10
अब देखो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, इंटरनेट से जुड़ा क्वेश्चन है कि इंटरनेट के अधिक प्रयोग से क्या क्या चीजें हो सकती है। व्यसन यानी एडिक्शन हो सकती है, अवसाद यानी डिप्रेशन हो सकती है, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, या एटोमाइजेशन हो सकता है, या नॉलेज ऑफ मास मीडिया। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। ध्यान रखिए ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है और ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसलिए इनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम इंटरनेट का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो क्या हो सकता है, ABCD, यानी एडिक्शन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, और एटोमाइजेशन हो सकता है। जबकि जनसंचार माध्यम का ज्ञान होना ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ABCD। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए विद्युत उत्पादन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आप सभी के सामने। क्वेश्चन को रीड करिए और आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का कि सही आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का। बहुत इजी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि ये न्यू क्वेश्चन है, एक तरीके से आप देखिए ये न्यू क्वेश्चन है क्योंकि पहले एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पहले नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 11 सही आंसर है सी, प्रोपेलर रोटर। सही आंसर प्रोपेलर रोटर बिल्कुल सही आंसर है। प्रोपेलर ब्लेड वाला एक उपकरण है जो नाव या विमान से जुड़ा होता है। इंजन प्रोपेलर को घुमाता है जिससे नाव या विमान आगे बढ़ता है। Propeller rotors are commonly used to generate electricity. Propeller is bladed device attached to a boat or a craft. The engine rotates the propeller which propels the boat or aircraft. ये न्यू क्वेश्चन है, आप समझ रहे हैं ना कि कहाँ से चीजें आ सकती हैं। अब ये न्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, जलवायु परिवर्तन से जुड़ा एक क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉजिटिव फीडबैक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ क्लाइमेट चेंज। यानी अच्छी चीज क्या हुई है, पॉजिटिव चीज क्या हुई है, क्लाइमेट चेंज में कौन सी पॉजिटिव चीज देखने को मिल रही है। अब इस क्वेश्चन को बिना पढ़े तो आंसर नहीं हो पाएगा, इस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा तब आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सही आंसर है डी, हिम आच्छादन पिघलने के फलस्वरूप सूर्य प्रकाश का परावर्तन कम होता है। डिक्रीज द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट ड्यू टू स्नो कवर एंड मेल्टिंग ऑफ आइस शीट। ठीक है, यहां तक आ गया सबको समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन कोनोटेशन डेनोटेशन वाले कंटिन्यू क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आंसर करिए किसमें लगाना है, घटते क्रम में लगाना है। घटते क्रम, जब भी बढ़ते क्रम मतलब जो मेन कैटेगरी है वो मानी जाती है सबसे हाईएस्ट, जो मेन कैटेगरी। अब देखो यहाँ पर घटते क्रम की बात करिए, यानी जो मेन कैटेगरी है उसको सबसे पहले लगाना है, और अगर बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो मेन कैटेगरी को सबसे लास्ट में। अब यहाँ पर आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी कौन सी है, सबसे पहले क्या होते हैं, पशु होते हैं। पशु कैसे होते हैं, कशेरुकी होते हैं। और फिर क्या आती है, पक्षी, और पक्षी का ही ये देखो इसका सब ऑर्डर है ये, और इसका यहाँ पर आ गया क्योंकि कशेरुकी सारे होते हैं पशु, फिर पक्षी आ गया, फिर गौरया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 का सही आंसर क्या होना चाहिए, 13 का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमने किस तरीके से क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसको निकालना है। ठीक है, यहां तक आगे सबको समझ में कि कैसे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है हमें निकालना है, किस तरीके से चीजों को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर बात हो रही है हायर एजुकेशन के क्वेश्चन की। तो पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड कर लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए।
हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। देखना ये है कि कितने लोग इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर पाते हैं। शिक्षा मंत्रालय की उच्चतर शिक्षा विभाग के अनुसार किन संस्थाओं को उच्च अधिगम का स्थान माना गया है, यानी हाईएस्ट लर्निंग जो हमारे इंस्टीट्यूट है, किसको माना गया है? 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी, डी एंड ई। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन प्रशासन न्यूपा दिल्ली। न्यूपा का फुल फॉर्म भी आता है तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान शिमला। जबकि डिजाइन फैशन ये बाद में आता है, लर्निंग के उसमें इसको नहीं माना जाता है, तो सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, सॉल्व करते जाइए, क्योंकि टाइम कम है और इसी वजह से आज थोड़ा डिले होने के बाद भी क्लास करवाई जा रही है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वैलिडिटी इज प्राइमरली रिलेटेड टू कैजुअलिटी, यानी कार्य कारण से संबंधित इनमें से कौन सी वैलिडिटी यानी कि वैधता है? 15 का सही आंसर है सी, आंतरिक वैधता। आंतरिक वैधता, अगर मान लीजिए ये दोबारा क्वेश्चन आ जाए, कई बार आता है इंटरनल वैलिडिटी। अब इंटरनल वैलिडिटी का मतलब क्या है? जो कार्य कारण से जुड़ा है, एक कारण संबंध के निष्कर्षों को विश्वसनीय और भरोसेमंद बना देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। अब ये देखिए आईसीटी का एक क्वेश्चन, जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ये बताना है कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर क्या लिखना है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, तो आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, क्वेश्चन सब लोगों ने पढ़ना है और फिर आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 16 अजय ने कहा है सी, देखते हैं सही है कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है। बी का मतलब है IP4 पते कैसे होते हैं? 32 बिट्स के होते हैं। IPv6 पते ए यानी 128 4 गुना ज्यादा होते हैं इससे, ठीक है। दूसरी ओर मैक पते कैसे होते हैं? 48 बिट्स लंबे होते हैं। मैक पता हार्डवेयर की ओर अभिविन्यासित होता है, आईपी पता आपका सॉफ्टवेयर की तरफ अभिविन्यासित होता है, यानी ओरिएंटेड टुवर्ड्स उधर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी पहली बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी पहली बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अच्छा 32 बिट पहले अगर उसको करेक्ट कर लो निधि, ठीक है। उस क्वेश्चन को जहां पे लग रहा है आप उसको वो कर लीजिए करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 17, श्रोता साम्राज्यवाद, ऑडियंस इंपीरियलिज्म, विरेचन, कैथराइसिस, पृथक्कीकरण, साइलोइंग और अर्ली विंडो यानी अर्ली डिपार्चर। ये क्वेश्चन भी नया है। 17 का सही आंसर है डी। डी का मतलब हो गया ऑडियंस इंपैरेलिज्म। क्या होता है? मोर प्रायोरिटी टू ऑडियंस एक्टिविटी। कैथराइसिस क्या चीज होती है? टू रिड्यूस एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ अ पीपल। सैलोइंग क्या चीज होती है? ऑप्शन नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ अ न्यू सोर्स बेस्ड ऑन अ थ्योरी। अर्ली डिपार्चर, चिल्ड्रन एक्सपोजर टू द वर्ल्ड, अर्ली मीडिया। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन भी आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन भी नया है क्योंकि ये क्वेश्चन भी पहले नहीं पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो न्यू क्वेश्चन है आप लोगों के सामने है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि न्यू क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। द कंटेंट ऑफ अ स्वयं प्रभा चैनल 25 में ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो चैनल 25 है उसमें कौन कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर ए IIT कानपुर। स्वयं प्रभा चैनल 25 के थीम मानविकी सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु IIT कानपुर द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। ये कक्षा 3 के छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ पर आपको उच्च अधिगम की संस्थानों को सही कालक्रम में लगाना है। मेक द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब जरा सा मुझे बताइए, जरा ये जो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं इसका पैटर्न आपको कैसा लग रहा है? इसका जो पैटर्न है, एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपको कैसा लग रहा है? मॉडरेट लेवल लग रहा है, इजी लग रहा है, क्या लग रहा है? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे तो कैसा है? मुश्किल है शिवानी? देखिए इसीलिए अब हमने क्या कहा था दोपहर में, यही चीज कही थी कि ज्यादा से ज्यादा हमें सर्च करना है। तो हमें पता होना चाहिए कॉलेजेस। फोर्ट विलियम कॉलेज सबसे पहला कॉलेज हुआ, ठीक है ना। तो संस्कृत कॉलेज कोलकाता, बनारस, रुड़की, राजकोट। तो सबसे पहले कॉलेज कौन सा था? फोर्ट संस्कृत कॉलेज बनारस, फिर आ गया फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, संस्कृत कॉलेज कोलकाता, सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की और राजकोट कॉलेज राजकोट में है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? डॉगलस एनॉलबर्ट की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर के क्रमिक विकास में डगलस एनॉलबर्ट का योगदान इनमें से कौन सा है? यानी उसने कौन सी चीज को इन्वेंट किया? क्वेश्चन नंबर 20 मुश्किल है। तो यानी ये जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं हमें समझ में आ रहा है कि भाई क्वेश्चन जो है हमारा किस हिसाब से आ रहे हैं, हमारी तैयारी कहाँ पे स्टैंड कर रही है। यानी जो डेली बेसिस पे हम कर रहे हैं वो अभी भी हमें और उसको बूस्ट करना पड़ेगा। और ये कहीं पर भी ये क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। यानी कि जो भी बंदा पहली बार इसको देखेगा क्वेश्चन को, उसका हाल क्या होगा सोचिए। ममीना क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर प्रथम माउस का आविष्कार किया था इन्होंने। इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट माउस का इन्वेंशन किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आंसर करिए। अंग्रेजी विषय की कक्षा में राम को द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक का नाम याद आता है। इस प्रकार की जो स्मृति है उसे हम क्या कहते हैं? स्मृति वाला भी क्वेश्चन आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन इसीलिए जो जिन्होंने भी इस दिन एग्जाम दिया था ना, ये जो क्वेश्चन पेपर है मोस्टली कैंडिडेट कर नहीं पाए थे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21 सही आंसर है बी यानी अर्थ। अंग्रेजी विषय की एक कक्षा में राम को द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल शीर्षक वाली पुस्तक लेखक का नाम याद आता है तो स्मृति को कहते हैं अर्थ। अर्थ से रिलेटेड कौन सी होगी? क्वेश्चन मॉडरेट है। देखिए अब इंग्लिश में भी आपको दिया जा रहा है, वही चीज हिंदी में भी दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22। अब ये क्वेश्चन कहाँ से है? आपका मैथ से है। मैथ्स को भी हम छोड़ नहीं सकते। और इस क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व कैसे करना है? चलिए देखते हैं 22 को सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले इन्होंने कहा कि किसी मद की अंकित कीमत पर 25% की छूट है, उसकी बिक्री की कीमत है 36 रुपए।
तो 20% की छूट देने के लिए उस मद को कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला है एसपी का, सेलिंग प्राइस का, वो लगाना है। एसपी इक्वल टू 100% माइनस डिस्काउंट, जो डिस्काउंट दिया गया, इनटू एमपी। अब 36 क्या हो गया हमारा, उसकी बिक्री की कीमत कितनी है 36, कितने परसेंट का डिस्काउंट है 25% का, तो हमारी पहली वैल्यू निकल आई 0.48, यानी एक्स की वैल्यू निकाली 0.48। फिर उन्होंने कहा कि तो 20% की छूट देने के लिए उस मद को कितनी कीमत पे, पहले में 25% की छूट दी गई तो कीमत 36, और अगर हमें 20% देना है तो सेम चीज है, दोबारा फिर से हमने यही फॉर्मूला लगा लेना है जो यहाँ पे लगाया है। ठीक है, फिर एक्स, हम पहले हमने एक्स की वैल्यू निकाली, अब वाई की निकाल लेंगे। तो सही आंसर रहेगा 38.4%। 38.4। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन का जो यहाँ पे डिजिट है ना उसको बदल बदल के सॉल्व करोगे ना तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को समझना जरूरी है, फॉर्मूला समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 23, और फिर भी ना आए तो तुक्का मारना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग नहीं है। कूल मीडिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, कूल मीडिया के लक्षण इनमें से कौन से हैं। कूल मीडिया किसके द्वारा लाया गया, कूल मीडिया, हॉट मीडिया, मार्शल मैकुलन के द्वारा लाया गया, सेमेंटिक महफूजा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उस क्वेश्चन का सेमेंटिक ही था। 23 की अगर हम बात करें तो कूल मीडिया के लक्षण, 23 का सही आंसर डी, ए बी डी, यानी पहला अधिक सहभागिता, ऑप्शन नंबर बी कम स्पष्टता, ऑप्शन नंबर डी कम मात्रा में सूचनाएं। क्या होगा, मोर पार्टिसिपेशन होगा, लो डेफिनेशन होगा, और स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी। कूल मीडिया, हॉट मीडिया, क्वेश्चन नंबर 24। कम्युनिकेशन से वो क्वेश्चन था, कम्युनिकेशन से ये क्वेश्चन है 24। किसी जनसंचार माध्यम से संबंधित पाठ का अर्थ निर्णय जो मूल सृष्टा के अभिप्राय से भिन्न होता है वो क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 24। The interpretation of a text related to a mass media which is different from the intention of the original creator is called। लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है और मैं बता दूं आपको ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है। सही आंसर है बी, यहाँ आपको क्वेश्चन आंसर साथ में दिख रहे हैं, तो सही आंसर है बी, डेविएंट डिकोडिंग, विपथगामी कूटवाचन, किसी जनसंचार माध्यम से संबंधित पाठ का अर्थ निर्णय जो मूल सृष्टा के अभिप्राय से भिन्न होता है, अलग होता है, तो विमतगामी, जो अलग हो गया विपथ हो गया, विपथगामी आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, मेटा कॉग्निटिव से क्वेश्चन 25। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, सेलेक्ट 3 मेटा कॉग्निटिव स्किल फ्रॉम द फॉलोइंग टू रेगुलेट थिंकिंग एंड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 25, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 25 का सही आंसर मेटा कॉग्निटिव में आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पहला ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी अनुवेक्षण, ऑप्शन नंबर डी मूल्यांकन। यानी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आपका मॉनिटरिंग हो गया, मॉनिटरिंग के बाद लास्ट जो हमारा आएगा वो होगा एवेल्युएशन। ठीक है, मेटा कॉग्निटिव स्किल में ऑर्गेनाइजेशन, आपका मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन, ये चीजें आती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। आप देखिए डेटा पैकेट, स्विच पैकेट, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। रीना वीडियो की क्वालिटी इनहेंस कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के हैं और इंग्लिश हिंदी वर्जन एक साथ करने में भी हो सकता है कि विजन प्रॉपर ना हो, तो वीडियो की क्वालिटी आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार इनहेंस कर लीजिए।
चलिए, इस क्वेश्चन का आपने कहा है ऑप्शन नंबर ए सही है, देखते हैं सही, बिल्कुल सही है। डेटा पैकेट may follow different routes, may arrive in a different order and at different times. Question number 26, option number 1. Question number 27, इसका नहीं दिया गया है, इंग्लिश है ना, चलिए इसको इंग्लिश में मैं बाद में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। कंप्यूटर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 27, इसका इंग्लिश वर्जन मैं आप लोगों को बाद में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है? अभी आप लोग आंसर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, सीधे आंसर पे लेके आते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ए बी एंड डी। अन्य देशों को चलाने के लिए सीपीयू लाओ, विकूट करो, कार्यान्वित करो, भंडारित करो, चक्र का अनुसरण करना। इंटेल, एएमडीसी सीपीयू के दो निर्माता हैं। और ऑप्शन नंबर डी, अधिकांश सीपीयू को ठंडा करने के लिए पंखों की आवश्यकता होती है ताकि उनका अधिकतापन ना हो पाए। क्वेश्चन नंबर 28, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ा एक क्वेश्चन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो हम बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्या होगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है? 28 का सही आंसर सी, भारतीय सांकेतिक भाषा, जिसे हम ISL कहते हैं, इंडियन साइन लैंग्वेज। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा नीति 1986 की को रिप्लेस करेगा। इसका केंद्रीय बिंदु बहुविषयकता समग्र शिक्षा है। इस शिक्षा नीति में भारतीय सांकेतिक भाषा को मानक रूप से जरूरत पर बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, Mashelkar committee recommended raising the status of a regional engineering college to the following. Question number 29. पहली वाली क्लास मिस कर दी, कोई बात नहीं सौरभ, एक बारी रिपीट कर लो, क्योंकि मैंने क्लास जो है रिमूव नहीं करी है, क्लास वही है। ये समझ के ले लो कि कहते हैं ना, दवाई चाहे बाद में खाओ चाहे पहले खाओ, दवाई दवाई है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, माशेलकर कमिटी रिकमेंडेड रेजिंग द स्टेटस ऑफ अ रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज टू द फॉलोइंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 30, मैंने आपको कहा था आईसीटी में मैचिंग आती है, तो देख सकते हैं मैचिंग है, रैम से रिलेटेड है, मेग यानी क्लाउड स्टोरेज है, ब्लू रे डिस्क है, फ्लैश मेमोरी है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30। करुणा क्या हो गया? देखो सारी की सारी पीडीएफ मैं आप लोगों को बता दूं, ऑलरेडी ये क्वेश्चन पेपर, बस ये जो जून का जो री एग्जाम है इसकी पीडीएफ नहीं दे रही हूं, समझ लो पहले ही। जून का ये जो री एग्जाम है 2024 का, इसका पीडीएफ नहीं दे रही हूं मैं, बाकी सारी पीडीएफ अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम पे। बट अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेने का अलाउड है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए समझने जरूरी है। पीडीएफ देने के बाद ना तो उसका ठीक से कोई यूज करता है, और उसके बाद में दूसरे ग्रुप्स में शेयरिंग ज्यादा होती है, तो इसलिए इसके स्क्रीनशॉट जिसको चाहिए वो ले सकता है। बाकी जितनी भी पीडीएफ है आप टेलीग्राम जाइए, टेलीग्राम की सबसे ऊपर की तरफ क्लिक करिए, वहां पर फाइल सेक्शन मिलेगा, सारी पीडीएफ अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 30 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टोरेज मीडियम डेट स्टोर डेटा ओवर द नेट। डेटा को स्टोर करने का काम क्लाउड स्टोरेज करता है, यानी मेक। इंटरनल स्टोरेज वेयर करंट करेक्शन आर स्टोर्ड, रैम। सॉलिड स्टेट स्टोरेज यूज्ड इन अ डिजिटल कैमरा में क्या हो जाएगा, फ्लैश मेमोरी। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया डेट स्टोर हाई रेजोल्यूशन HD मोशन पिक्चर्स, तो ब्लू रे डिस्क।
क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन को रीड करिए और आंसर करिए इस क्वेश्चन का। वंदना रिफ्रेश कर लो क्योंकि क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में है इसलिए थोड़ी विजिबिलिटी में इशू हो सकता है, ठीक है। तो आंसर देखते चलो। A language teacher wants to create a visually appealing presentation with built-in videos and interactive slides to enhance online lesson. Which of the following strategies is most suitable for this purpose? क्वेश्चन नंबर 31, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी ओनली। तो क्या करेगा वो, अगर उसे ऑनलाइन लेसन लेना है, ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए क्विजलेट का इस्तेमाल करेगा। ऑप्शन नंबर सी, बुक क्रिएटर का इस्तेमाल करेगा अगर कोई उसे प्रेजेंटेशन या पाठ का सृजन करना है तो क्विजलेट का इस्तेमाल करेगा। और ऑप्शन क्विजलेट नहीं, कैनवा का, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए तो कैनवा का यूज होगा भाई। तो सबसे पहले किसका यूज करेगा, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कैनवा का यूज करेगा। कैनवा के साथ वो यूज करेगा बुक क्रिएटर का। क्यों, क्योंकि उसे बनानी है एक लेसन या प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 32, Which of the following is a key principle designing authentic assessment? क्वेश्चन नंबर 32, कैनवा होगा, बिल्कुल सही। पीपीटी बनाने के लिए, प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रामाणिक मूल्यांकन का विकल्प तैयार करने का मुख्य सिद्धांत इनमें से कौन सा है। ऑथेंटिक असेसमेंट करना हो, बताइए साहब। सबमेटिव भूल गए ये लोग, जो है आपका सबमेटिव भूल गए, बाकी के इवैल्यूएशन भूल गए, सीधे चले गए इस पे। तो सीधे क्वेश्चन नंबर 32 आपने कहा है डी, बट यहाँ सही है सी। लौकिक जगत के संदर्भ और संबंधित कार्यों का मूल्यांकनों में समावेश है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेक्स्ट ऑफ द फिजिकल वर्ड एंड असाइन टास्क इनटू इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन काफी है। 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों के संग्रह का कुल मूल्य है 570, यानी टोटल मिला के जो पैसे हैं वो है 570। यदि प्रत्येक मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 33, यानी जो ये जितने भी सिक्के बोले गए उन सभी की जो यहाँ पर संख्या है वो समान है। तो टोटल अगर हम बात करें तो हर एक संख्या वाले कितने सिक्के हैं, और एक रुपए वाला है वो कितने का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 15 15 15 15, अगर हम देखें 15 की संख्या में 20, 15 की संख्या 10, 15 5, 15 2 और 15 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 750। 750 की 570, जरा एक बारी कंफर्म करके देखो जरा। 300 400 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये जरा इसको कैलकुलेट करके बताना जरा, सबको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। कितना हो जाएगा, उल्टा कर दिया गया है यहाँ पे, 750 नहीं बल्कि 570 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15। ठीक है, क्वेश्चन को सही कर लेना, ऑप्शन को, ये 750 नहीं बल्कि 570 होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, रिसर्च स्टैटिक से क्वेश्चन है। इन कंप्यूटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटिस्टिकल टेस्ट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 34, 570। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 रिसर्च स्टैटिक सांख्यिकी से क्वेश्चन। ध्यान से देखिए आंसर, सही आंसर है एफ टेस्ट। एफ और सांख्यिकी परीक्षण के संगणन में अंश और हर यानी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों का ही यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 35 रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। ए वाई बी जेड सी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, देखते जाओ बीच में, उसी से ही आंसर निकल आएगा। ए के बाद वाई बी, देखो ए बी सी डी ई एफ, निकालो जरा क्वेश्चन नंबर 35। एफ टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट है, वेरी गुड।
इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 35। सेम चीज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ए बी सी डी ई, आगे बढ़ाओ जरा, ऐसे ही होगा। जी एच आई, यहां पर थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है आई थिंक। जी एच आई देखो फिर से इसी में आ रहा है। जे के एल एम एन ओ, एक संख्या में एफ टेस्ट का इक्वलेंट काई स्क्वायर टेस्ट है ना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी एम क्यू एन आर ओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। Which of the following argument is flawed because the middle term is non-contradictory? मध्य पद के अनेकांतिक होने के कारण कौन सा तर्क दोषपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर ए, ऑल थिंग्स आर इम्परमानेंट बिकॉज दे आर मूवेबल। सभी वस्तुएं अनित्य हैं क्योंकि वो गे हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। अब देखो, जनसंचार में निम्नलिखित विचार ग्रहण किए गए। भाई साहब कहाँ से क्वेश्चन था रहे हैं। मास कम्युनिकेशन एक कम्युनिकेशन है और उसको डिसिप्लिन से अटैच किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 37। देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 सही आंसर है फिलोसॉफी। दर्शन शास्त्र से दार्शनिक विचारधारा का समावेश किसमें हो रहा है? जनसंचार में। क्वेश्चन नंबर 38 फिर से एक रीजनिंग, यानी इस क्वेश्चन में मैथ्स और रीजनिंग भी बहुत है। साउंड को अगर VLX kg लिखा जाता है तो ट्रेन को कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38। कितने लोगों को लगता है कि यूजीसी नेट का ये जो क्वेश्चन पेपर है अगर हमारे सामने आएगा तो हम सॉल्व कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है हमें? कितने लोगों को लगता है कि ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे? क्वेश्चन नंबर 38, दीपिका 38 बेटा, क्वेश्चन नंबर 38, साउंड को VLX kg लिखते हैं तो ट्रेन को कैसे लिखेंगे? तो सही आंसर होगा सी, क्योंकि माइनस होता जाएगा, एक तरफ प्लस होगा एक तरफ माइनस होगा। अल्फाबेटिकली माइनस प्लस कर लेंगे ना। चलिए वेरी गुड, माइनस एक तरफ प्लस। क्वेश्चन नंबर 39 APA करवाया हुआ है आपको, आंसर कर सकते हैं इसका। जर्नल में शोध लेख में APA जो शैली है उसको आपको बताना है कि उसमें किस तरीके से लिखा जाता है। टाइटल ऑफ द आर्टिकल, लास्ट नेम ऑफ द ऑथर, पेज नंबर, नेम ऑफ जर्नल, सीक्वेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 39। APA फॉर्मेट, APA स्टाइल में जब हम लिखते हैं तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेखक, लास्ट नेम ऑफ ऑथर, लेखक का अंतिम नाम, आलेख का शीर्षक, यानी आलेख का शीर्षक क्या हुआ? टाइटल ऑफ द आर्टिकल, फिर जनरल का नाम और लास्ट में क्या लिखेंगे? पेज नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 रिसर्च से क्वेश्चन, किन शोध कार्य नीतियों में शोध के संबंध में सिद्धांत की भूमिका का प्रमुख अभिमुखीकरण निगमनात्मक है? In which of the following research strategies the dominant orientation of the role of theory in relation to research is a deductive? Question number 40। वंदना, उसका भी अभी क्वेश्चन पेपर में आएगा, जिक्र आएगा, ठीक है? तो वहां से आप लोग देख लेना। अभी हम धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन और आपको करवाते जाएंगे आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। ये जून का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो कहीं अवेलेबल नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 40 सही आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए क्वांटिटेटिव। Which of the following research strategies the dominant orientation of the role of theory in a relation to research is deductive quantitative? क्वेश्चन नंबर 41 फिर आ गया मैथ का एक सवाल। अच्छा ये तो अभी कर ही चुके हैं, पंप वाला क्वेश्चन कर ही चुके हैं। ठीक है 41 हो चुका है हमारा, यानी 40 के आगे चलते हैं, 41 ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए डीआई का क्वेश्चन है। डीआई के लास्ट 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आरसी के हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किसी दिन मैं अलग क्लास में आप लोगों को करा दूंगी। अभी क्या जानना जरूरी है, डीआई कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ना जरूरी है कि स्टेटमेंट में कुछ लिखा तो नहीं है, तो उसमें कुछ नहीं लिखा है। हमारे सामने ईयर दिए गए हैं, ईयर को ध्यान रखना है। रेवेन्यू 1 लाख से स्टार्ट है, समझ लिया, लाखों में है। तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, जनरल दिया गया है, पहले में जनरल, दूसरे में पत्रिका यानी मैगजीन, और फिर आता है बुक। 2023 में राजस्व का लगभग कितने प्रतिशत पुस्तकों से आया था? In 2023, approximately what % of revenue came from books? क्वेश्चन नंबर 41, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, तो क्या आंसर करेंगे हम? कितने प्रतिशत पुस्तकों से आया? यहां पे संख्या जो दी गई है वो लाखों में दी गई है। 41 का आंसर 2023 में जो कुल राजस्व आया वो आया टोटल यहां से, कुल राजस्व आया यहां से, टोटल रेवेन्यू ये आया, तो टोटल कर लिया। पुस्तकों से प्राप्त, पुस्तकों से यानी बुक से कितना मिला? 79। तो हम क्या करेंगे 17, अरे यार ये 40 इन्होंने अलग अलग क्यों संख्या लिख दी है, गलत लिखा है। 176 कहाँ से आया? 176 तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। ये जो संख्या है इसको जरा सही कर लो, इसको लिखो नीचे, इंटू कर दो 100% निकालने के लिए, तो आएगा 46%। जोड़ के बताना जरा, 40, 54, 49, टोटल कितना हुआ? इसके लिए सिर्फ एक चीज है, ठीक है, एक डीआई को सॉल्व करने का एक ही चीज है। पहली बात तो ये है कि आप स्टेटमेंट में देखो कि स्टेटमेंट में कभी कोई ऑप्शन तो नहीं है। अगर ऑप्शन नहीं है तो आपको सारा क्वेश्चन अपने टेबल से निकालना है और क्वेश्चन से निकालना है। अब उसमें भी कई लोगों को आते हुए भी गलत हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो भूल जाते हैं कि उसमें करना क्या है। उसको रफ पेपर में लिख लो कि क्वेश्चन एक्चुअली में हमें करना क्या है। कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, सिर्फ चीजों को समझना आना पड़ेगा आपको। अब इन्होंने कहा है परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है कि टोटल हमारा कितना रेवेन्यू आया। तो परसेंटेज निकालने की तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये कॉमन सी बात है, 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है। 40, 54, 49 टोटल कितना हुआ? 40, 54, 79। देखो, हाँ ये देखो बिल्कुल सही बोला भाई, बंसीधर ने सही बोला है। 49 नहीं बल्कि 79 है ये। तो ये संख्या यहां से कैलकुलेट करो, इसको रहने दो, टोटल करो 40, 54, 79, टोटल कितना हुआ? टोटल संख्या बताइए जल्दी से। फोर्टी, 54, 79, 173, टोटल हुआ 173। अब 179 जो कि बुक का है उसको लिखो ऊपर, नीचे लिखो 173 इंटू करो 100, डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 173, बिल्कुल सही बात है। अब ये जो 173 है जब आप डिवाइड करोगे यहाँ पर तो आंसर कितना आएगा? देखो सेम आंसर आ रहा है कि अलग आंसर आ रहा है? 7900 हो गया, 7900 हो गया, और 7900 में आपने डिवाइड करेंगे 7900 को 173 में, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 45% निकल के आएगा। संख्याएं सही से देख लेना, ये जो यहाँ पर ये जो दिया गया एक्सप्लेनेशन ये गलत है,
ठीक है, जो आप कर रहे हैं वो सही है। 79 है, टोटल करेंगे इनको 79 निकलेगा। 79 में टोटल हमारा कितना है, सॉरी टोटल है हमारा 173, और हमारा बुक से रिलेट करना है इन्होंने कि बुक का कितना था, कितने परसेंटेज था, तो बुक का है 79, तो बुक ऊपर लिखेंगे। टोटल रेवेन्यू निकालेंगे 173, किससे क्या निकालना है, परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई बाय 100। क्वेश्चन नंबर 42, यदि वर्ष 2024 में 2023 से वही राजस्व वृद्धि रही है जो वर्ष 2022 से 23 में थी, तो वर्ष 2024 में लगभग राजस्व कितना होगा। यदि वर्ष 2024 दिया नहीं गया है, इन्होंने कहा 2023 से वही राजस्व वृद्धि रही है। राजस्व वृद्धि यानी इनका टोटल करना है, ठीक है ना, पहले इनका टोटल करो, फिर क्या होगा, जो 2022 से 2023 में रही है, 2022 से कितनी, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 जरा ध्यान से देखिएगा, आंसर दिखा रही हूं अब मैं। सॉल्व कैसे करना है, जैसा कि आपको बताया मैंने, पहले क्या किया इन्होंने, 2022 का टोटल किया। 2022 का टोटल, संख्याएं देखना सही है कि नहीं, 40, 42, 87। फिर क्या किया इन्होंने, 2023 में कितनी वृद्धि हुई है। अब ये 4 कैसे आया, 4 ऐसे आया कि जो नीचे की संख्या हमने निकाली थी वो निकाली थी 173। 173 में अगर हम 169 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 173 माइनस 169 तो होगा डिफरेंस। जब भी इस तरीके की संख्या आए कि पहले से कितना, तो डिफरेंस लिखो ऊपर, किससे निकालेंगे, 2022, 2023 से पहले क्या था, 2022, जो भी प्रायर होगा पहले से ही तो निकालेंगे। तो पहले की संख्या थी 169, तो 169 से निकाला परसेंटेज 2036। अब इसको निकालने के बाद 2036 आएगा। 2024 में 2023 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई, 173 था, एक बारी करके देखो जरा यार, यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा वैसा दिखा रही है। ये आया 2.366, ये यहां संख्या गलत है, यहां पे 2.366 होगा, है ना, और उसी से ही निकाला जाएगा ये क्वेश्चन। संख्याएं यहाँ पे गड़बड़ है, थोड़ा सा अपने आप से देखना है। पहले तो डिफरेंस निकाल लेना है कि कितना डिफरेंस है, यानी कितने परसेंट का मुनाफा या कमी है। उसके बाद में इन्होंने कहा 2024 में 23 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई, तो 173.2 इंटू 2.36 मल्टीप्लाई बाई 177, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्रॉस चेक किया करो कि इन क्वेश्चन को करना क्या है और इसको आंसर कैसे निकालना है, क्रॉस चेक करोगे सब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 43, किस वर्ष में गत वर्ष की तुलना में, गत वर्ष यानी पास्ट ईयर की तुलना में जनरलों की बिक्री से प्राप्त, जनरल कहाँ है, ये रहा, जनरल की बिक्री से प्राप्त राजस्व में उच्चतम परिवर्तन देखा गया। 45 से 47 हो गया, दो बढ़ा, 47 से 40 हो गया यानी घट गया, 40 से 40 है यानी कि बराबर है, तो क्या हो जाएगा 45 और 47। इन्होंने कहा कि किस वर्ष में गत वर्ष की तुलना में जनरलों की बिक्री से प्राप्त राजस्व में उच्चतम परिवर्तन दिखाई दिया, तो 2021 होना चाहिए भाई यहाँ पे। अच्छा, उच्चतम परिवर्तन की बात करिए, ठीक है ना, उच्चतम परिवर्तन, इन्होंने वृद्धि या कमी नहीं पूछी है। उच्चतम परिवर्तन तो 47 और 40 है, क्योंकि 7 का यहाँ पे है, और 45 और 47 में है 2 का। लेकिन अगर वृद्धि की बात करें तो 2020 होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर आपका जो है उच्चतम परिवर्तन यानी चेंजेस की बात करें, तो नेचुरल सी बात है 2022।
दो चीजें, दो तरीके के क्वेश्चन है, एक या तो वृद्धि के बारे में पूछा जाता है कि कितनी ज्यादा प्रॉफिट में है कोई चीज, या फिर उसमें कितना चेंज है। अब इन्होंने यहाँ पर चेंज पूछ लिया, तो 7 आप सीधा सीधा यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 47 44 7 का डिफरेंस है दोनों। तो सही आंसर क्या होगा, पहले से परिवर्तन की बात करें तो 2022 में बहुत परिवर्तन देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 44, in exactly how many of the following year there was an increase in the revenue from at least 2 type of publication as compared to the previous year? निम्न में से सटीक रूप से कितने वर्षों में गत वर्ष की तुलना में कम से कम 2 प्रकार के प्रकाशनों से प्राप्त राजस्व में प्रतिशत नहीं, प्रतिशत तो नहीं लिखा है, वृद्धि हुई है ये लिखा है। क्वेश्चन नंबर 44, सॉल्व कैसे करना है, तो ऑप्शन नंबर बी की बात करी गई है, 2 प्रकाशन ऐसे हैं, 2 टाइप्स ऑफ पब्लिकेशन। ये हो गए जनरल पत्रिका पुस्तक, 2 वर्षों में गत वर्ष की तुलना में कम से कम 2 प्रकार के प्रकाशनों से प्राप्त राजस्व में वृद्धि हुई है पिछले साल की तुलना में। अब कौन सा है ये देखना पड़ेगा, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा इन क्वेश्चन को, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाले। क्वेश्चन नंबर 45, 2020 की तुलना में 2023 में, 2020 कहाँ है, ये रहा, 2023 कहाँ है, ये कुल राजस्व में वृद्धि लगभग कितनी है, तो यहाँ का हमें पता ही है 173, यहाँ का कितना है 173, यहाँ का कितना हो गया 45, 35, 70। आपस में इसकी संख्या और इसकी संख्या दोनों को माइनस कर दी। माइनस करने के बाद डिफरेंस लिखेंगे ऊपर, नीचे क्या लिखेंगे 2020 की जो संख्या है, क्योंकि पहले क्या आया 2020, उसी से तो बढ़त देख रहे हैं, इनटू कर दो 100। 45 35 और 70 कितना हो गया, पैतालीस 35 और 70 कितना हो गया टोटल, 150। वेरी गुड, 150 है ना, तो 150 माइनस कर देंगे 173 से। ऊपर की संख्या है 150, नीचे की संख्या थी 173, माइनस करेंगे, अब कितना बचा 3, 23 बचा ना डिफरेंस। अब इस डिफरेंस को लिख दो, ये जो आपका डिफरेंस आया, डिफरेंस को लिखो ऊपर, इनटू करो 100, और नीचे किसकी संख्या लिखेंगे 150, क्योंकि हमने 2020 से देखनी है, तो 150 लिख दो नीचे और डिवाइड कर दो जरा, 150 लिखो नीचे। अब ऊपर क्या हो गया हमारा 2300, नीचे कितना हो गया 150, ये काट दो, एक ये काट दो। अब डिवाइड करके बताओ जरा, 15 से 230 को डिवाइड करो जरा, ये क्या कर रही है लड़की, कितना हो जाएगा 15.33। और यहाँ क्या कहा इन्होंने, लगभग आपको बताना है, तो 15.33 है, तो हम मान सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी।